दोस्तों नमस्कार, पुनः आप सभी का टीस्टेक के इस लाइव सेशन में स्वागत है। और आज मेरे ख्याल से आपने थंबनेल भी देख लिया होगा और बोर्ड पर हेडिंग भी दिखाई दे रही है, 11th क्लास का समुच्चय सेट्स। और इसकी आज ये सेकंड पार्ट है, मतलब दूसरी क्लास है इसकी, ठीक है ना। और अभी कमेंट्स में सुमित कुमार और पीयूष शर्मा, इनका कहना है भाई कि 12th क्लास कब लगेगा, है ना। अंकित वर्मा 12th क्लास कब होगा। तो मैं आपको 12th क्लास का टाइम टेबल बताना चाह रहा हूँ कि आज क्या है, टीटीएस है ना, आज सैटरडे है ना। तो टीटीएस में 7 बजे से 11th क्लास होगी और एमडब्ल्यूएफ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ये 12th क्लास होगी। कहने का मतलब मंडे से 12th क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है ना। और इसी के साथ में मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का टाइम टेबल बता दूँ। केमिस्ट्री 11-12 का कब होगा, टीटीएस मतलब आज के ही दिन, अभी आज 8:30 बजे से केमिस्ट्री क्लास होगी, थंबनेल भी लगा हुआ है इसका। और इसी के बाद में जो फिजिक्स है एमडब्ल्यूएफ में 8:30 से 9:30, 8:30 टू 9:30, ठीक है ना। तो सर पूरा क्लास होगा, तो बिल्कुल होगा। अभी का लॉकडाउन में पूरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और मैं आपको याद दिला दूं कि आपने पिछली क्लास में एक कमिटमेंट किया था कि हम न्यू स्टूडेंट को या हमारे फ्रेंड्स लोगों को इनवाइट करेंगे क्लास के लिए, ठीक है। और आप लोगों से यही उम्मीद भी कर रहा हूँ मैं कि आप अपने नए फ्रेंड्स को इनवाइट करिए, क्लास का बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो और ज़्यादा एक एनर्जी रहेगी, रेगुलर क्लास लगेगी और एक एनर्जी के साथ में हम पढ़ेंगे। और आपसे मैं कमिटमेंट भी कर रहा हूँ कि 100% आपको समझ में आने वाला एक एक चीज़। अगर नहीं भी आता है तो कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन नहीं भी आता है तो आपसे यही उम्मीद करूंगा मैं कि नेक्स्ट क्लास में या उसी क्लास में आप डाउट जरूर पूछें, ठीक है ना। और आपस में डिस्कशन न करें, ठीक है। आपने यदि पिछली क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब पर अपलोड भी है, पिछली लाइव क्लास में पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा। उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की थी, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट किया था और फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम सेकेंड क्लास में सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक समझेंगे। आपको ये बता दूं कि बेसिक इस लेवल पर समझेंगे हम कि केवल बेसिक के बेस पर ही आप सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करना चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो बेसिक अगर प्रॉपर तरीके से आप समझ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर बेसिक में आपको यही चीज़ मिलने वाली है। क्लियर। यदि आज कुछ बच्चे अगर नए भी है तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि थोड़ा सा एकदम बिल्कुल बेसिक सारांश में हम समझेंगे, बिल्कुल सारांश में, ठीक है ना। 5 से 7 मिनट लगेगा, पिछली क्लास का एकदम सारांश समझेंगे। और यदि आपने पिछली क्लास अटेंड की है तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, एक शार्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। समुच्चय वास्तव में जो नाम आया है वो कहाँ से आया है, समूह, ठीक है। समूह बोल सकते हैं या तो फिर संग्रह भी बोल सकते हैं इसको, संग्रह, ये 2 शब्द है। और या तो फिर झुंड भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा झुंड जो है ना एक लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो झुंड न भी बोले तो चलेगा, लेकिन समूह या संग्रह जिसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो कलेक्शन। और ग्रुप, समूह मतलब एक ग्रुप। यदि आपको कोई भी ग्रुप दिखता है, किसी भी प्रकार का ग्रुप हो, किसी भी प्रकार का ग्रुप हो, उसको समूह बोला जा सकता है, समुच्चय बोला जा सकता है। कब? जब उसको आप सुपरिभाषित करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई सबसे मेन बात यही है, समुच्चय की परिभाषा ही है सुपरिभाषित करना। तो सुपरिभाषित क्या होता है? परिभाषित तो नाम सुना हमने, सुपरिभाषित क्या होता, तो उसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझते। मान लिया जाए कि हमारे पास में 2, 4, 6, 8 और 10 इस प्रकार से कुछ संख्याएं हैं, ठीक है। कुछ वस्तुएं रखी है या कुछ संख्याएं हमारे पास में यहाँ पर रखी हुई है। अब यहाँ पर ये क्या है, एक समूह है, या तो इसको संग्रह भी बोला जा सकता है या एक झुंड भी बोला जा सकता है, कुछ संख्याओं का झुंड भी बोला जा सकता है। अभी हम इसको समुच्चय नहीं बोलेंगे। तो फिर समुच्चय कब बोलेंगे? समुच्चय तब बोलेंगे जब इसको सुपरिभाषित किया जाएगा। देखना 2 शब्द है, एक तो परिभाषित, ठीक है, और दूसरा शब्द मैं ये बोल रहा हूं कि सुपरिभाषित,
देखना मैं पहले कुछ परिभाषित करता हूं। मैं ये प्राकृत संख्याओं का समूह है क्या? नहीं है। प्राकृत संख्या है क्या? पूरी प्राकृत संख्या नहीं है। मैं अगर ये बोलूंगा कि ये विषम संख्याओं का समूह है तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें विषम संख्या दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं ये बोलूं कि ये सम संख्या है जो 10 या 10 से छोटी है, धनात्मक सम संख्या है जो 10 या 10 से छोटी है। देखिए मैंने क्या बोला कि ये सम संख्या है, सम संख्याओं का समूह है, लेकिन 10 या 10 से कम है। तो मैंने क्या किया, यहां पर सुपरिभाषित किया। जब सुपरिभाषित करेंगे तभी ये समुच्चय बनेगा, लेकिन समुच्चय के रूप में लिखने के लिए कुछ शर्तें हैं। भाई मैथ्स से पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में तो शर्तें तो रहेगी। तो वो शर्तें क्या है, उस बात को थोड़ा सा समझ लेते, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ ली थी और फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल ऐसे ही क्वेश्चन थे कि जिसमें केवल ये पूछा गया था लगभग ये पूछा गया था कि ये समूह है या समुच्चय है। ठीक है ना, जो भी समूह दिया हुआ है ये समुच्चय है या नहीं है। क्लियर? अच्छा देखिए, जो भी समूह रहेगा उसके जितने भी वस्तुएं रहेगी, वस्तुएं बोल देता हूं मैं अभी, ये जो वस्तुएं रहेगी, इन वस्तुओं को के बीच में क्या, दो वस्तुओं के बीच में क्या किया जाता है, कामा लगाया जाता है। ये कंपलसरी है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो वस्तुओं का समूह है, इस वस्तुओं के समूहों को क्या किया जाता है, सर्पाकार कोष्टक या मंजिला कोष्टक या करली ब्रैकेट जिसको बोला जाता है। ठीक है, करली ब्रैकेट भी बोला जाता है, सर्पाकार कोष्टक भी बोला जाता है इसको, और मंजिला कोष्टक भी बोला जाता है। इसके अंदर लिखा जाता है। जब इसके अंदर लिखेंगे तब समुच्चय बन जाएगा। ये जो वस्तु ये है, ये वस्तु हो गई, ये वस्तु हो गई, ये वस्तु हो गई, इन वस्तुओं को अगर प्रदर्शित करना है, इन वस्तुओं को अगर प्रदर्शित करना है तो आप अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर A B C D E वगैरह, इनसे आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। बात समझ में आई? याद रखना कि कभी भी इस करली ब्रैकेट में या समुच्चय के अंदर बड़े अक्षर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। जो इसको प्रदर्शित किया जाता अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, चाहो तो आप A से दिखा दो, चाहे B से, C से, D से, किसी से भी आप दिखा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? पिछली क्लास में लगभग यही बातें हुई थी, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में हुआ था, लेकिन सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली लगभग सारांश में। क्या याद रह गया? अभी तक तो इसकी परिभाषा बनी नहीं, बनी क्या? तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो आप मेरे ख्याल से अब परिभाषा बना सकते हैं। देखिए कैसे, वस्तुओं के, किसके? वस्तुओं के समूह या संग्रह या झुंड, क्या है, थोड़ी सी एक लोकल लैंग्वेज है तो झुंड ना बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना। वस्तुओं के समूह या संग्रह को सुपरिभाषित करना, क्या करना? सुपरिभाषित करना समुच्चय कहलाता है। इसके अंदर जो वस्तुएं रहेगी, इस वस्तुओं के बीच में क्या लगाया जाता है, कामा से इसको अलग अलग किया जाता है। इनके बीच में क्या लगाया जाता है, कामा लगाया जाता है। देखिए पहली बात बिल्कुल सारांश में मैं लिख रहा हूं। पहली बात तो सुपरिभाषित करना है, किसको? सुपरिभाषित करना है। किसको करना है सुपरिभाषित? समूह या संग्रह को, जो भी रहेगा, समूह संग्रह एक ही बात है। ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर जो वस्तुएं रहेगी, वस्तुओं को बिल्कुल सारांश में लिख रहा हूं मैं कि स्मॉल लेटर A B C और डैश 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 से प्रदर्शित किया जाता। पूरा सेंटेंस से नहीं लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाना है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तीसरी बात यह है कि इनको क्या बोला जाता है, अवयव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवयव बोला जाता है। इन वस्तुओं को क्या बोला जाता है? अवयव कहा जाता है। अवयव जैसे ये पहला अवयव है, दूसरा अवयव है, तीसरा अवयव, चौथा अवयव है, पांचवा अवयव। ठीक है ना। अच्छा, अब अवयव हो गया, या इसको सदस्य भी बोला जाता है। सदस्य, अंग्रेजी में इसका नाम बड़ा पॉपुलर है, एलिमेंट्स, या तो फिर इसको मेंबर्स भी बोला जाता है। सदस्य बोलेंगे तो मेंबर। ठीक है, मेंबर्स भी इसको कहा जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चौथा पॉइंट क्या है, अवयवों को कामा से सेपरेट किया जाता है। कामा सेपरेट मतलब अलग अलग। देखिए कामा लगा दिया मैंने ऐसा, और जब सेपरेट किया जाता है, पांचवी बात, इतनी बातों का ध्यान रखना है तब समुच्चय बनेगा ये। ठीक है ना।
भाई सुपरिभाषित कर दिया तो समुच्चय तो बन गया, लेकिन इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या रहेगा, तो बाकी की बातें याद आपको रखना है। कामा द्वारा सेपरेट भी कर दिया। समान अवयव को एक ही बार लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहां पर, यदि मान लिया जाए कि यहां पर अगर और कोई अवयव आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, तो इसका मतलब ऐसा नहीं लिखेंगे। देखिए एक बार 2 लिख दिया तो अब डबल से 2 नहीं लिखना है, एक बार 4 लिख दिया तो अब डबल से 4 नहीं लिखना है। तो एक अवयव अगर बार बार आता है तो उसको केवल एक ही बार लिखा जाता है। बात समझ में आई। अब इसके बाद में छठवां, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बड़े अक्षर अंग्रेजी, या ऐसे लिख देता हूं मैं कैपिटल लेटर, तो आप समझ जाना, ठीक है। कैपिटल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, पूरे समुच्चय को। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब कमेंट्स मैं चाहूंगा कि क्या आपको सारी बातें, इतनी बातें समझ में आ गई, तो फिर आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। और ये नोट्स भी बनाते हुए जाएंगे और इसको पूरी तरीके से आप लिखेंगे। यदि मान लिया जाए कि आपको एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है, तो यस सर, विद्यासागर, सुबोध देवी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई 12th क्लास का बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछली क्लास में मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जो समुच्चय है ना, इसके बाद में क्या पढ़ना है हमें, संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। रिलेशन एंड फंक्शन तभी समझ में आएगा जब आपका समुच्चय क्लियर रहेगा, बड़े आसानी से समझ में आएगा। बिल्कुल कुछ नहीं रखा है इसमें, ठीक है। 11th क्लास में बहुत सारी बातें सीखने लायक, हर चैप्टर में सीखने लायक है। आपको 11th क्लास में हर चैप्टर, आपको ये बता दूं, 11th क्लास में आपको हर एक चैप्टर यूनिक मिलेगा। यूनिक मतलब जैसे क्या होता था, जैसे 8th क्लास पास हुए तो 9th क्लास में सारे के सारे नए टाइप के चैप्टर मिलते थे। सेम ऐसे 11th क्लास में सारे के सारे आपको नए चैप्टर मिलते जाएंगे, जिसका नाम कभी नहीं सुना, ऐसे ज़्यादातर चैप्टर मिलेंगे, है ना, जिसका संबंध 11th-12th के बेसिक से जरूर है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ऐसा संबंध नहीं है। यदि मान लिया जाए कि आपने 10th क्लास नहीं भी पढ़े, तो भी अपने वीडियो के माध्यम से, टीचटेक के वीडियो के माध्यम से आप पूरा 100% कवर कर सकते, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आप तो अभी क्लास अटेंड करते जाइए। रोहित राज बोल रहा है कि सर 10वीं की क्लास, तो 10th की क्लास सुबह 7 बजे से चलती है, रोज चलती है, संडे को छोड़कर, ठीक है। और संडे का भी हम प्लान कर रहे हैं कि संडे भी कुछ स्पेशल क्लास हो, ठीक है, सभी के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। ये सारी बातें आप नोट करते रहना। मैं एक बार परिभाषा पढ़ के बताता हूँ। समूह या संग्रह को या तो हम ऐसा बोल सकते हैं, वस्तुएं बोलो, वस्तुएं, ठीक है ना। वस्तुओं के समूह या संग्रह को सुपरिभाषित करना समुच्चय कहलाता है। बन गई परिभाषा, रटने की जरूरत नहीं है। सर डेली पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाएंगे, अल्टरनेट डेज में पढ़ाएंगे, लेकिन ठीक है, क्योंकि 12th वालों को पढ़ाना है और 12th के भी बच्चे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। लेकिन ये मैना बरेट बोल रहा है कि 11th की डेली क्लास लीजिए, तो बिल्कुल लेंगे डेली क्लास, मतलब अल्टरनेट डेज में, ठीक है। और क्लास मिस मत करना, मैं आपको ये बता दूं। और दूसरी एक आपसे एक उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि अपने दोस्तों को इनवाइट करिए, ठीक है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करिए। और टीचटेक की ऐप है, ऐप को भी आप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। और आपको ये बता दूं कि उस पर काम चल रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी आपको ये इस हफ्ते में आपको नोट्स मिलना चालू हो जाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो अपनी बात हो गई है। पूरी परिभाषा क्या हुई, क्या मैं बोला मैंने, वस्तुओं के समूह या संग्रह को सुपरिभाषित करना समुच्चय कहलाता है। समुच्चय के जो वस्तुएं रहेगी, इन वस्तुओं को अवयव कहा जाता है या सदस्य भी बोला जाता है। इन सदस्यों को, 2 सदस्यों के बीच में कामा लगाया जाता है, या अवयवों के बीच में क्या लगाया जाता है, कामा लगाया जाता है। चलिए ठीक है, कामा भी लगा दिया।
इन सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये सारी बातें लिखना पड़ेगा आपको परिभाषा में, जितनी बातें मैंने ये पॉइंट बताए ना यहाँ पर। इसके बाद में कामा द्वारा भी कर दिया। समान अवयवों को केवल एक ही बार लिखा जाता है, बार बार नहीं लिखा जाता है। और पूरे समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, ये सब बता चुके हैं। ये बोलना चाह रहे हैं भाई सुमित कुमार, घबराने की जरूरत नहीं, रिवीजन करो अभी आप। और लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल सारांश में बताऊंगा मैं, ये सारी बातें बिल्कुल बता चुका हूं मैं। ठीक है, लेकिन अब अगली क्लास जो हो रही है उसके लिए भी ये जरूरी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक सारांश हो गया, और पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा, तो अगली क्लास में और ज़्यादा मजा आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो समुच्चय है ना, इस समुच्चय में हमें कैसे पता चलेगा कि कोई अवयव उपस्थित है या नहीं है। बोलते हैं ना कि भाई इसके अंदर कोई अगर अवयव उपस्थित है तो उसका कोई ना कोई एक चिन्ह होना चाहिए। तो आपको ये बता दूं कि ये जो सारी बातें अभी तक मैंने जितनी भी बातें की है ना, ये जर्मन के महान गणितज्ञ थे जॉर्ज केंटर। ये सारी की सारी बातें जॉर्ज केंटर साहब ने बताई थी कि उनके द्वारा रचित है ये वाली सारी बातें। इसके बाद में जो इस चैप्टर का डेवलपमेंट किया ना, तो जॉन वेन, जिनका नाम अभी आगे चल के आपको पढ़ने का भी मौका मिलेगा, और वेन डायग्राम द्वारा हम इसको समझेंगे कि जॉन वेन ने क्या क्या इसके बारे में बताया था। इसके बाद में बुल जो मैथमेटिशियन थे, तो उनका भी काफ़ी योगदान है, और भी कई सारे मैथमेटिशियन हैं जिनका इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए योगदान है। वो टाइम सर प्रिया कुमारी, भाई टाइम की बात कर रहे हैं। टाइम किस चीज़ का? 11th का है ना, तो 11th का टाइम तो यही रहेगा। आपको मैं बता दूं कि TTS ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, और MWF 12th क्लास का रहेगा इसी टाइम पर। ठीक है, मैथ्स का। और इसके बाद 8:30 से 9:30 फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा 11th 12th का। तो थंबनेल पर आप देख लिया करें, और क्लास मिस नहीं करना, मैं आपको ये फिर बता दूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। कैसे पता चलेगा कि ये सदस्य इस समुच्चय में है या नहीं है? तो देखिए दो चिन्ह है हमारे पास में, एक ये चिन्ह है और एक ये चिन्ह है, नॉट बिलोंग्स टू। इसको बिलोंग्स टू बोला जाता है, इसको नॉट बिलोंग्स टू बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है ना, और हिंदी में अगर बोलेंगे तो ये सदस्य इस समूह में उपस्थित है या समुच्चय में उपस्थित है, ऐसा हम यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान देना। इधर जो अवयव है ना, अवयव को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। अवयव कौन है इसमें? मान लिया या 2 अवयव है हमारे पास में, और जो समुच्चय, इसका समुच्चय का नाम है ना, उसको इधर लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि 2 समुच्चय ए का सदस्य है, अगर हिंदी में बोलना है तो। और इंग्लिश में अगर बोलना है तो 2 इज बिलोंग्स टू ए। ये अंडरस्टूड रहेगा, उल्टा काम नहीं करना है। हमेशा समुच्चय को उधर लिखना है और अवयव को इधर लिखना है। जैसे मान लिया जाए 3 है क्या? इसमें नहीं है, तो जो है बोलते थे उसी पर एक डंडी खींच दीजिए, नहीं है तो हम बोलेंगे कि 3 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 ए का समुच्चय नहीं है। ठीक है सर, सर ऐप का कोचिंग कहाँ है? सर आपका कोचिंग कहाँ है? प्रिया कुमारी पूछ रही है, तो ये मध्य प्रदेश भोपाल में है। ठीक है ना, और ऑनलाइन में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं पर भी हूँ। ठीक है, ऑनलाइन की जो सुविधा है, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें तो मैं कहीं पर भी हूँ, आप कहीं पर भी हो, तो आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी का फायदा है। ठीक है, रोहित सर कमेंट्स मत पढ़िए, आपका डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं रोहित कुमार। अब हम आगे यहाँ पर अब बात करते हैं। देखिए समुच्चय में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बच्चे कहाँ घबरा जाते हैं? आपको जो सिंबल है ना, चिन्ह है, चिन्हों का खास करके ध्यान देना है। और वो मालूम भी है आपको, 9th-10th क्लास में आपने ये सारे चिन्ह पढ़े हैं, लेकिन फिर भी कुछ एडवांस टाइप के भी हम यहाँ पर चिन्ह पर डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले तो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है, तो इसको n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और ये गिनती की संख्या है, 1 2 3 और डैश 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 अनंत तक चलेगी। तो आपको ये चिन्ह जहाँ पर भी दिखे तो आपको ये समझना है कि ये क्या है? प्राकृत संख्या है। नेचुरल नंबर प्रकृति द्वारा जो मिले हमें वो प्राकृत संख्या। ये याद रखने का तरीका, प्रकृति से तो नहीं मिला,
है ना, हर किसी संख्या के पीछे किसी न किसी गणितज्ञ का हाथ है ना। चलिए ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोला जाता है, पूर्ण संख्या जिसको बोला जाता है होल नंबर W। और ये जो प्राकृत संख्या है ना, इसमें जीरो भी आ जाएगा, 0 1 2 3 और डैश 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 कंटिन्यू अनंत तक जाएगा ये। अब इसके बाद में होता है पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक। और पूर्णांक क्या होता है, इसको इंटीजर बोला जाता है, इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। तो इसको I से भी प्रदर्शित किया जाता है या तो फिर Z से भी प्रदर्शित किया जाता है। और पूर्णांक क्या होगा, तो नाम से देखिए, नाम में पूरी मीनिंग छुपी हुई है। मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था सर, कभी पूर्णांक, कभी पूर्ण और पूर्णांक को एक ही मानता था मैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, पूर्णांक, पूर्ण अंक, जहां पर पूरे पूरे अंक की बात की जाती है ना, +-1 +-2 +-3 और डैश 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 कंटिन्यू, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, उसको क्या बोला जाता है, पूर्णांक बोला जाता है। जिसको जीरो भी रहेगा इसमें और ये भी रहेगा। और पूर्ण को मैंने ऐसा याद रखा था, होल, होल नंबर, होल यानी ऐसा जीरो याद रखा था मैंने, आप भी ऐसा याद रख सकते, होल नंबर। तो इसमें क्या रहेगा, जो प्राकृत संख्या रहेगी उसी में एक जीरो होल लग गया एक, ठीक है ना। परिमेय, परिमेय, परिमेय संख्या, इसको Q से प्रदर्शित किया जाता है। परिमेय संख्या किसको बोला जाता है, ये सारी परिमेय संख्या है, लेकिन P/Q के रूप में जिसको लिखा जाता है, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया की सारी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोला जाता है। इसको Q से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, Q से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 3/7, 5/9, ठीक है, इस प्रकार से। और ये संख्याएं भी, जैसे मान लिया या 2 है तो 2 को भी परिमेय संख्या बोला जाता है। तो फिर P/Q के रूप में कहाँ लिखा है इसको, तो नीचे आप 1 लगा दो। क्वेश्चन ये उठता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है भाई, Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला जाता है। देखिए, जैसे मान लिया जाए कि नीचे हर में 0 नहीं आना चाहिए, 0/, कोई संख्या चलेगी, क्योंकि इसका मान कितना होता है, इसका मान 0 ही होता है, ये चलेगा। कोई भी संख्या हर में चलेगी, लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इसकी परिभाषित किया। हालांकि ये 9-10 का है, ठीक है, 9-10 का। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसको सर, पूरे पूर्ण को होल नंबर ना, होल नंबर, होल नाम से, इसलिए तो मैं बार बार होल बोल रहा हूँ मैं, होल, होल, ठीक है। 0 आ गया ना, 0 मतलब होल, ठीक है, ऐसा। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए 0/0, तो फिर आप किसी संख्या को 0 से भाग दो, देखे क्या, देखे 0 से भाग। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद भाई शिवम मौर्य, ठीक है। देखिए 3 को मैं क्या करता हूँ, 0 से भाग देके देखता हूँ। 0 का टेबल बोलिए, 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, 0 चौक 0, चाहे कितने भी बार पहाड़ा बोल दीजिए, मैं 0 पंचे 0, इसको माइनस किया तो 3, 4 बार बोलता हूँ मैं पहाड़ा, 0 चौका 0, फिर बचा 3, कितने भी बार टेबल बोलिए कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्याएं आती जाएगी, और कब तक आएगी आपको मालूम है क्या, इसका रिजल्ट क्या होगा नहीं मालूम। तो जब रिजल्ट ही नहीं मालूम तो इसको क्या बोला जाता है, अपरिभाषित। जब भी किसी संख्या के नीचे 0 आता है तो क्या बोला जाता है, अपरिभाषित होगा। क्लियर, अपरिभाषित होगा, इसलिए 0 नीचे हर में नहीं आना चाहिए, ठीक। चलिए ठीक है, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हम। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय नाम से तो क्लियर है, परिमेय संख्या, इसको P से प्रदर्शित किया जाता है, अपरिमेय संख्या को, ठीक है। इरेशनल नंबर बोला जाता है इसको, इरेशनल नंबर। देखिए क्या होता है कि जो परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, जो संख्या परिमेय नहीं है वो सारी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर, वो सारी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर को R से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। ये सारी संख्या वास्तविक संख्या है, सारी संख्या
वास्तविक संख्या है। तो फिर क्या अवास्तविक भी होता है क्या? तो बिल्कुल, अभी आप 11th क्लास में हैं, इसलिए आप अभी 11th क्लास में हैं, इसलिए अवास्तविक संख्या को समझना, सारांश में समझना जरूरी है। हालांकि हम अवास्तविक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, ये इस पर एक चैप्टर है 11th क्लास में, पूरा एक चैप्टर है अवास्तविक संख्याओं पर, सम्मिश्र संख्या के नाम से वो चैप्टर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अवास्तविक संख्या भी होती है, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, जिसको सम्मिश्र संख्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, उसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब ये अवास्तविक संख्या कब बनती है? जब वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या हो, ऋण 3 हो गया, अंडर रूट के अंदर ऋण 9 हो गया, -9, तब बनती है। इसको डिटेल में अभी हम इसमें माथापच्ची नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक चैप्टर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे हम इसको, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई क्या? इतनी बातें सारी मालूम है। सामान्यतः इतनी ही बातें बच्चे समझते हैं कि भाई प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हो गया, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गई, और अवास्तविक संख्या या सम्मिश्र संख्या बोल देता हूं मैं, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या बोला जाता है इसको, या अवास्तविक संख्या भी बोला जा सकता है। क्लियर ना? चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कई बार क्या होता है कि इसके ऊपर प्लस माइनस लगा दिया जाता है, तो इसके ऊपर तो नहीं लगाया जाता प्लस माइनस, ये तो सिंपल है, नेचुरल नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक ही होती है, ये भी धनात्मक ही होती है, इसलिए प्लस माइनस वाली कोई बात नहीं होती है। प्लस माइनस लगा दिया जाता है इसके ऊपर, आई प्लस या तो फिर जेड प्लस लगा दिया जाता है। तो ये बात का ध्यान रखना आपको, या तो फिर आई माइनस या जेड माइनस ऐसा लगा दिया जाता है। देखिए 0, 1, 2, 3 और डैश 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 अनंत, ठीक। ये इस बात का ध्यान रखना, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और छोटी सी गलती के कारण क्वेश्चन गलत करके आते हैं, ठीक है। ये जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पर, -1, -2, -3, अच्छा ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक है, पूरा अंक है, पूरे अंक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक। हाँ चलिए ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 और इधर -1, -2, -3, इस टाइप से यहां पर दिखाई दे रहा है। आई प्लस लगाए ना, आई प्लस का मतलब क्या होगा? धनात्मक, और आई माइनस का मतलब क्या होगा? ऋणात्मक। देखिए धनात्मक का मतलब ये वाला हो गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं, धनात्मक आई प्लस और जेड प्लस, और ऋणात्मक का मतलब ये हो गया, ऋणात्मक आई माइनस या जेड माइनस, दोनों में से किसी से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि सर जीरो कहा गया, जीरो कब लेंगे हम, कब लेंगे? अगर जीरो के साथ में ये सब कुछ लेना है तो इसके लिए बोला जाता है अधनात्मक। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, धनात्मक, अधनात्मक और अऋणात्मक, ये बच्चे अऋणात्मक, आई बात समझ में? फिर से और एक बार, जब भी आपके पास आई प्लस या जेड प्लस रहेगा तो आप इसको धनात्मक याद रखना। ये सारी बातें नोट करते चलना, ये बातें आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। और आई ऋणात्मक या जेड ऋणात्मक बोला जाए तो केवल ऋणात्मक लेना है, उसके साथ में जीरो न तो इसके साथ आएगा न तो इसके साथ आएगा। क्लियर? जीरो नहीं आएगा किसी के साथ। कब आएगा? जब अधनात्मक बोला जाता ना, अधनात्मक यानी कि धन वालों को छोड़ दो, तो फिर उसमें जीरो भी आएगा, माइनस वाले सारी संख्या आएगी और उसके साथ जीरो भी आएगा। मतलब अऋणात्मक क्या होगा? जीरो, और धनात्मक जीरो, -1, -2, -3 और डैश 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 कंटिन्यू। आ गई बात समझ में? और ऋणात्मक कब आएगा? और ऋणात्मक मतलब ऋण नहीं, तो इसमें जीरो भी आएगा और 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, डैश 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 कंटिन्यू। थे क्या इस बात में कंफ्यूज? कुछ तो मेरे ख्याल से बच्चे जानते भी है और कुछ बच्चे इस बात में थोड़े से कंफ्यूज जरूर होते हैं, इसलिए इन चारों बातों का आपको खास करके ध्यान देना है, ठीक है। तो हाँ चलिए ठीक है।
अब आगे क्या है, नीतीश कुमार हाय सर, थोड़ा से कमेंट्स भी देख लूँ मैं। मनोज यादव 10th क्लास का मैथ्स कब लाइव होता है, ठीक है मैंने बता दिया टाइम टेबल, सुबह के टाइम में होता है। और रोहित एग्ज़ाम 10वीं का कैंसिल यूपी बोर्ड, चलिए ठीक है बहुत बढ़िया, बधाई हो भाई आपको, ठीक है। क्या है कि कैंसिल वेंसिल में हमारा विश्वास नहीं है, ठीक है। हमारा मतलब ये है कि टीस्टेक 100% सॉल्यूशन देता है आपको, एक एक जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट बताता है। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चा 100% पढ़े और 100% कवर करे। बात समझ में आई? 100% पढ़े और 100% कवर करे, कोई भी बात न छोड़े, क्योंकि जो बात छोड़ी जाती है ना, यही बात फिर भविष्य में हमें परेशान करती है। क्लियर ना? चलिए ठीक है, इतनी बातें आप नोट भी करते हुए जाएंगे। ऐसे ही अपरिमेय संख्या, तो इस पर प्लस लगा देंगे तो अपरिमेय संख्या धनात्मक हो जाएगी, माइनस लगा देंगे तो अपरिमेय संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। सेम वास्तविक संख्या आर, इस पर प्लस लगा देंगे, आर प्लस लगा देंगे तो धनात्मक वास्तविक संख्या, आर माइनस लगा देंगे तो ऋणात्मक वास्तविक संख्या। और अवास्तविक संख्या की अभी बात नहीं करना है, केवल अवास्तविक में सामान्यतः सी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? चलिए ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम। और भी कुछ चिन्ह है जो सामान्यतः परेशान करते हैं बच्चों को, ठीक है। और भी कुछ चिन्ह कैसे परेशान करते हैं, देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। एक मैथ्स में एक बड़ा मज़ेदार चिन्ह है भाई, एक ए है, एक ए है, एक ए है, दो चिन्ह और एक ए है, तीन चिन्ह यहाँ पर हो गया, ठीक है। कई बार बच्चे कॉलेज लेवल की पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन ये बड़ा सर ये एक्सरसाइज कब कराएगा, तो आज एक्सरसाइज होगी, उसकी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज आज होगी, ये मेरा कमिटमेंट है, ठीक। लेकिन देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन एक बड़ा एक इम्पैक्ट डालती है। देखिए सामान्यतः हम जब स्टेप आगे बढ़ाते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू मतलब इम्प्लाइज x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और फिर इसके गुणनखंड वगैरह करेंगे। और इस प्रकार से याद रखना कि जिस स्टेप में बराबरी का चिन्ह होता है, यानी कि समीकरण होता है, उसमें ये इम्प्लाइज लगाया जाता है, इसमें इम्प्लाइज लगाया जाता है। कई बच्चे अगर डबल इक्वल लगा देते तो गलत है, कई बच्चे क्या करते हैं कि इक्वल लगा देते हैं, जो कि गलत है। जब समीकरण रहेगा तब आपका हमेशा इम्प्लाइज ही लगेगा, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो इसका मतलब होता है यदि तो, यदि इसके बराबर से इतना है तो इसके बराबर से इतना, यदि इसके बराबर से इतना है तो इसके बराबर से इतना, हो गई ना बात सही। तो ये क्या होता है, यदि तो इंगित करता है, जैसे इसको हम यहां पर बोल सकते हैं। और ये कब लगाया जाता है, डबल इंप्लाइज बोला जाता है इसको। कब लगाया जाता है, यदि और केवल यदि, जब दूसरी बात पर जोर दिया जाता है। देखिए ये होगा यदि और केवल यदि हमारे पास में एक कंडीशन रहेगी कि x इज इक्वल टू 7। आई बात समझ में? ये होगा यदि और केवल यदि x इज इक्वल टू 7, ऐसा समझिए आप इसको। अगर x इज इक्वल टू 7 होगा तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैंने मान लिया जाए यहाँ पर एक समीकरण लिख दिया कि x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यदि और केवल यदि x इज इक्वल टू -2 या -3, ऐसा तब लगाया जाता है यदि और केवल यदि। तो देखिए इसकी मीनिंग क्या है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो इंगित करता है, यानी उसकी ओर इशारा करता है, और इंगित करता है एवं इंगित होता है, ठीक है ना। यदि और केवल यदि इसको हम बोल सकते। बात समझ में आई? इसके बाद में अगले मेरे ख्याल से आपको सिंबल दिखाई नहीं दे रहे होंगे, दिख रहे ये वाले जो पढ़ते बन रहे, ये सब वाइट बैकग्राउंड है तो शायद, और पढ़ते भी बन रहे होंगे तो आप नोट कर सकते हो। वैसे हम यहाँ पर डिस्कशन भी अलग से कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान देना, ये जो सिंबल है इस पर हमने डिस्कशन कर लिया। अवयव, ये अवयव इसमें उपस्थित है, और एक सिंबल ये भी है जो कि इसमें उपस्थित नहीं है, ठीक है। एक सिंबल आगे चल के आपको मिलेगा, ये सबसेट ऑफ उप समुच्चय है बी का,
इस पर हम ज़्यादा डिटेल में हम बाद में बात करेंगे कि ये सबसेट ऑफ बी, ये उप समुच्चय है बी का, मतलब ए के पूरे अवयव, इस पर हम बाद में डिटेल में हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको आप जानते हैं, यदि और केवल यदि, ये तथा और है, ये इस बात को भी आप जानते ही है। ये सचदेट, सचदेट देखिए ए इज इक्वल टू एक्स। देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये वाला, ये जो डबल डॉट है ना, किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, इसकी मीनिंग समझना आप, ठीक है। नहीं बन रहा था पढ़ते हुए, ठीक है, ये पढ़ते हुए नहीं बन रहा, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर अभी बता ही रहा हूँ। यहाँ पर ये इज इक्वल टू, आपने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए, सर आप ये बताइए, सर चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो ये तो दिख रहा ना, मैं तो यहाँ पर लिख ही रहा हूँ, ये सचदेट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। आपने मुझसे बोला कि सर आपके जेब में कितने रुपए हैं, ठीक है, आपके जेब में कितने रुपए हैं। तो मैंने क्या बोला कि भाई मेरे जेब में क्या है, मेरे जेब में 100 रुपये है। क्या आप सेटिस्फाई हो? क्या नहीं है क्या सेटिस्फाई? नहीं है। तो फिर मैंने जो आपको बोला कि भाई मेरे जेब में 100 रुपये है, ऐसा बोल दिया, तो फिर उस 100 को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उस 100 को आपको बताना पड़ेगा कि भैया 100 क्या है। आप पूछेंगे ना कि सर मैंने आपसे ये थोड़ी उम्मीद की थी, तो आप पूछेंगे कि भाई 100 का मतलब क्या है, तो मैं यहां पर बोलूंगा 100 का मान 100 है, ऐसा मैंने यहां पर बोल दिया। तो वहां पर इसको यूज किया जाता सचदेट, जिसको बोला जाता सचदेट, या इसको इस चिन्ह द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। ये 100 का मान 100 है, ऐसा। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए ठीक है। IEEE सर नहीं, क्या सर नहीं, नेट इशू है, सॉरी सर, GMB गलत क्या है पता नहीं, खुशी इलेक्ट्रॉनिक है, क्या बोल रहे, फाइनली द्विवेदी एग्जिट, ठीक है, जो भी है। अब आगे देखिए, ये यूज़ किया जाता प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के लिए। जैसे अगर हमें यहाँ पर ये लिखना है कि A B, जहाँ पर प्रत्येक इज बिलोंग्स टू B, मतलब प्रत्येक A और B क्या है, B का सदस्य है, तब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। प्रत्येक A और B और भी कुछ सदस्य है, 2-3 चीज़ों को अगर हमें बताना है कि ये जो B समुच्चय है इसके ये सदस्य है, तब हमें ये वाला चिन्ह यहाँ पर उपयोग किया जाता है, उल्टा V, और इसको क्रॉस कर दिया जाता है, ठीक है। यह विद्यमान है, उल्टा ई मतलब ये उल्टा ई। अगर कोई चीज किसी समुच्चय में विद्यमान है उसमें उपस्थित है, तब हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। हम समुच्चय में करेंगे उस टाइम में और बातें क्लियर हो जाएगी। ये डिवाइडेड बाय बी, इसका मतलब ये है कि ये बी को बी द्वारा ए को विभाजित किया जा रहा है, भाग का चिन्ह, ठीक है। तो ये बी को विभाजित करता है। n प्राकृत संख्या, इस पर डिस्कशन कर लिया। ये पूर्ण संख्या i या z पूर्णांक है, इस पर हमने बाकी के सारी बातों पर हमने डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है। क्लियर? मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई तो आप इस वीडियो को और एक बार देख सकते हैं, तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्लियर? और नहीं आई तो आप डाउट यहाँ पर जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहे हैं। हमारे पास में अगली एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए, हमें अगली एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए कुछ बातों का, कुछ परिभाषाओं का की बातें समझना पड़ेगा। देखिए, पहली परिभाषा है रिक्त समुच्चय, रिक्त या खाली, ठीक है, खाली समुच्चय, ठीक, या शून्य भी बोल सकते, शून्य समुच्चय। नाम से ही तो क्लियर है ना, क्या नाम से क्लियर है? मेरे ख्याल से आप इसकी परिभाषा खुद ही बना सकते हैं। रिक्त समुच्चय मतलब उसमें एक भी अवयव नहीं है, खाली है। मान लिया जाए कि मेरे पास में ये है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, ये कोष्टक लगा दिया, सर्पाकार कोष्टक लगा दिया, और इसके अंदर एक भी अवयव नहीं लिखा मैंने, और एक भी अवयव नहीं लिखा, तो इसको क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय बोलेंगे।
मान लिया जाए कि बी इजिकल टू, और रिक्त समुच्चय को डिनोट किया जाता फाई से, फाई का चिन्ह है, फाई से इसको प्रदर्शित किया जाता है। या तो आप ऐसा लिखेंगे तो इसका भी मतलब क्या होगा कि जो समुच्चय है वो क्या है, खाली है, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। इसका भी मतलब क्या होगा, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है एक्स सच दैट, ठीक है, विषम संख्या एक्स विषम संख्या है, विषम संख्या है जो 2 से विभाजित होती है। अब ये मेरे को ये बताइए कि एक समुच्चय है जिसके अंदर कौन से अवयव है, एक्स है, और एक्स क्या है, विषम संख्या है। ऐसी कोई विषम संख्या है जो कि 2 से विभाजित होती है? कोई भी विषम संख्या नहीं है। इसका मतलब एक्स का मान कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप चाहो तो इसको ऐसा प्रदर्शित करिए, चाहो तो ये वाला प्रदर्शित करिए। बात समझ में आई? कई बच्चे यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक नल सेट होगा, ठीक है, नल मतलब बहुत बढ़िया, रिक्त नल भी बोला जाता है इसको, वाइड सेट भी बोला जाता है, नल सेट या वाइड सेट इसको बोला जाता है, ठीक है। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू फाई तो लिखते हैं लेकिन ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। देखिए जब आपने ये कोष्टक लगा दिया और इसके अंदर फाई लिखा तो ये अवयव बन गया। अब ये एक्स खाली नहीं है, ये क्या है, फाई जो है ये एक सदस्य बन गया। तो ये खाली हुआ क्या, नहीं हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि या तो रिक्त समुच्चय है तो इसको ऐसा प्रदर्शित करिए, चाहे तो ऐसा प्रदर्शित करिए, गलती से भी ऐसा प्रदर्शित नहीं करना है। ऐसा प्रदर्शित करेंगे तो ये इससे ये पता चलता है कि एक समुच्चय एक ऐसा है जिसके अंदर एक अवयव कौन है, फाई है, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ पर देखना है। जितेंद्र पाल क्या बोलना चाह रहे हैं सर, क्लास 12 की मैथ्स कब पढ़ाते हो, है ना। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, आपको ये बता दूं कि जितेंद्र पाल जी क्वेश्चन कर रहे हैं कि 12th क्लास की मैथ्स कब पढ़ाते हैं। तो TTS में 11th की मैथ्स 7 बजे से और MWF मतलब मंडे मैथ्स की क्लास लगेगी। और आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ भाई 12th क्लास के कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं तो प्लानिंग कर रहा था कि शुरू से पहले चैप्टर से ही पढ़ाऊँगा। यदि आपकी कोई स्पेशल डिमांड है और सारे बच्चों की अगर ऐसी कुछ सहमति बनती है तो हम वो चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स द्वारा आप बता सकते हैं, ठीक। रिक्त समुच्चय समझ में आ गया, इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, और या तो बोल सकते कि वह समुच्चय क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, एक भी अवयव नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोला जाता है, रिक्त समुच्चय कहा जाता है। परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको नाम से क्लियर रहती है। इसकी जितनी परिभाषा है सब नाम से क्लियर है, लिखा भी है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम और कर लेता हूं, मैं जूम और कर लेता हूं। तो ये क्या, समुच्चय के प्रकार। रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होगा जिसमें कोई भी अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, ये लिखा हुआ है फाई, ठीक है। इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, फाई या इस कोष्टक से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर। अच्छा, एकक समुच्चय, एकक किसको बोला जाता है, सिंगलटन जिसको बोलते हैं। एकक, एक क्या, एक केवल एक ही अवयव हो जिसमें, ठीक है। जितेंद्र पाल क्या बोल रहे हैं, सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर NDA एग्जाम, सो आई एम वाचिंग दिस, आई एम सो कंफ्यूज्ड, सेट थ्योरी प्लीज़ हेल्प। देखिए ये जो सेट थ्योरी है ना, हम वास्तव में देखा जाए तो ये नवीन मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि क्या सेट थ्योरी क्या है। तो सेट थ्योरी क्या है, एक्चुअल ये सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं हम। सेट थ्योरी का बेसिक है ये, है ना, सेट। फिर इसके बाद में और थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे तो सेट थ्योरी में आ जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो सेट थ्योरी का भी कुछ पार्ट हम वहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती है सेट थ्योरी में, और वो हायर क्लासेस में आपको कॉलेज लेवल पर इसको पढ़ने का मौका मिलता है जब BSc वगैरह करते हैं तब, या MSc वगैरह करते हैं उस टाइम में। टॉपोलॉजी हो गया, है ना, सेट थ्योरी के भी नाम से आपको कुछ बुक मिल जाएगी इसकी। एकक समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसको एकक समुच्चय कहा जाता है, या सिंगलटन सेट जिसको बोला जाता है।
जरूरत नहीं है ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की। वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो एकक समुच्चय कहलाता है। क्लियर? जिसमें अवयव वो उसे एकक समुच्चय कहते हैं। ठीक है, एक नहीं, b इजिकल टू अगर मैं केवल एक लिखूंगा तो इसको एकक, ऐसा नहीं, एक अवयव ये भी एकक समुच्चय है। c इजिकल टू 7 ये भी एकक समुच्चय है। d इजिकल टू 5, देखिए अभी 5 की बात की है तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसके अंदर भी एक ही अवयव है, इसके अंदर भी केवल एक ही अवयव है, इसके अंदर भी एक अवयव है, ये एकक समुच्चय है ये। और d इजिकल टू अगर आप 5 लिखेंगे ना, केवल 5, तो रिक्त समुच्चय बन जाएगा। ये बस दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें छोटा सा ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में और बच्चे इसको गलत करके आते हैं। ठीक है, ऐसा दिखेगा तो रिक्त और ऐसा दिखेगा तो एकक। परिमित समुच्चय पर हमने पिछली क्लास पर भी डिस्कशन किया था, नाम से क्लियर है। परिमित, फाइनाइट, ऐसा समुच्चय जिसमें हम अवयवों को गिन सकते हैं। भाई समुच्चय दिखेगा आपको तो आप बता सकते कि इसमें 100 अवयव है कि 10 है कि या 15 है या 21 है। 1 से इक्वल टू 1 2 3 और डैश 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 कंटिन्यू। आप बता सकते इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अनंत अवयव है, अभी 3 4 5 6 7 कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये सीमित हुआ क्या, परिमित हुआ क्या, नहीं हुआ, फाइनाइट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय होगा जिसमें अवयवों की संख्या एक निश्चित हो, हम जिसको गिन सकते हैं। ठीक है, इसको एन ए से प्रदर्शित किया जाता है। एन ए का मतलब क्या है? इसमें कितने अवयव? सपोज करें कि मेरे पास में एक समुच्चय है 4 5 है ना, और मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। कितने समुच्चय? 1 2 3 4 5, 5 सदस्य है इसलिए 5 लिखेंगे। एन ए नंबर ऑफ अवयव ऐसा बोलते हैं इसको, याद रखना। एन मतलब नंबर ऑफ, स्मॉल एन लिखा जाता है, ऐसा नहीं लिखा जाता इसको, ये गलत तरीका है। स्मॉल एन, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ठीक है, ये समुच्चय के अवयवों की संख्या ऐसा बोला जाता है इसको। तो समझ में आई क्या बात? या इसको वो ए से भी प्रदर्शित किया जाता है। वो ए से क्यों प्रदर्शित किया जाता है? ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर का मतलब उसकी कोटि कितनी है। कोई समुच्चय है, ये समुच्चय है तो ये क्या कर दिया मैंने, एक से क्यों दिखा है कैपिटल, इसको हमेशा कैपिटल से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी कोटि कितनी है, ऑर्डर कितना है? 1 2 3 4 5, 5 अवयव है इसलिए ऑर्डर ऑफ ए बोलिए, चाहे एन ऑफ ए बोलिए, और ये कितने अवयव है इसमें? 5 अवयव है। ऐसा सामान्यतः ये ज़्यादा प्रचलित है, ये कम प्रचलित है। ठीक है ना, तो इसको ज़्यादातर ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ये बात याद रहे। सर मैं आपके 40 सब्सक्राइबर बढ़ा दिया हूँ। जितेंद्र पाल जी धन्यवाद बहुत बहुत, आपने 40 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए बोल रहे, 40 लिखा है वैसे। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को इनवाइट करिए, और हम कंटिन्यूअस क्लास ले रहे हैं अभी। ठीक है, और उनको बताइए कि मज़ा अगर आ रहा तो मज़ा आ रहा है बताइए उनको, और इनवाइट करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा और भी। ठीक है, चलिए ठीक है। परिमित हो गया। अपरिमित, उल्टी परिभाषा देना है इसकी, परिमित की उल्टी। ऐसा समुच्चय वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को हम नहीं गिन सकते, अनिश्चित होती है, नहीं गिन पाएंगे हम, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। भाई उसमें अवयवों की संख्या मैंने यहीं पर डैश डैश लगा दिया, तो मेरे ख्याल से परिभाषा लिखी हुई है, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अब तो दिख भी रहा होगा आपको, मैंने जूम कर दिया, और नहीं दिख रहा तो और भी जूम मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, और नाम से क्लियर है, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य, तुलना करना। ठीक है, देखिए तुलना कब कर सकते हैं आप? भाई किसी की तुलना कब कर सकते हैं? कब कर सकते हैं आप किसी की तुलना अपने से? जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समुच्चय है ये बराबर से ए बी सी डी, और बी समुच्चय है। बी समुच्चय में 1 2 3 4, ठीक है, ये है। दोनों की तुलना कब कर सकते? जब दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो। एन ए बराबर से एन बी। आई बात समझ में? एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ अवयव। ए में कितने अवयव? 1 2 3 4,
और बी में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4। समतुल्य, तुलना करना, बराबर नहीं, बराबर नहीं, तुल्य, तुल्य ये याद रखना, तुलना करना। तब तुलना होगी जब दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो, समान नहीं, बराबर। अवयवों की संख्या समान होना, बराबर होना चाहिए, ठीक है, बराबर, समान नहीं, ये याद रहे आपको। ऐसा नहीं कि समान होना जरूरी है, समतुल्य। देखिए, दो परिमित समुच्चय ए तथा बी परिमित होना जरूरी है, नहीं तो आप डैश डैश लगा देंगे तो आगे क्या आया तो थोड़ी मालूम है, ठीक है यार। इसमें डैश डैश में आगे क्या लिखा है ये नहीं मालूम। तो दो परिमित समुच्चय का होना जरूरी है। ए और बी समतुल्य हो गए यदि उनकी कोटि समान हो, अर्थात एन ए बराबर से एन बी, कोटि समान होना चाहिए। ये ए की कोटि है और ये बी की कोटि है, आर्डर सेम होना चाहिए। ओ ए भी बोल सकते हैं आप, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ बी, कोटि समान होना चाहिए। क्लियर? समान समुच्चय, बहुत बढ़िया, समान। अभी तक समतुल्य था, तुलना करने के लिए हमें क्या चाहिए था? तुल्य। देखिए, नाम में ही मीनिंग छुपी है, आप नाम को ही एनालिसिस करके पढ़ा करिए आप, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन, परिभाषा याद रखने की या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है, ठीक है ना। समान, जितनी रटने में एनर्जी लगाएंगे उतना उसको समझने में एनर्जी लगाइए, तो लाइफ टाइम याद रहेगा। रटेंगे तो परीक्षा तक भी भूल जाएंगे ना। चलिए ठीक है। समान समुच्चय, इक्वल समुच्चय, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होगा? नाम से क्लियर है, इक्वल। पहली बात तो इनकी कोटियां समान रहेगी तब तो इक्वल तुलना कर पाएंगे, कोटि समान होना चाहिए, समान, पहली बात। और दूसरी बात, इनके अवयव, ए के अवयव, देखिए हमारे पास में एक समुच्चय ये है और एक समुच्चय बी है। ए में जितने भी अवयव है ना, सारे के सारे अवयव बी में होना जरूरी है, और बी के भी जितने अवयव है सारे के सारे अवयव ए में होना जरूरी है। कई बच्चे बोलते, देखिए जैसे मान लिया जाए ए बी सी, ए बी सी और डी। कई बच्चे बोलते कि भाई ए के सारे अवयव बी में होना चाहिए, लेकिन बी के भी सारे अवयव ए में होना जरूरी है। अभी है क्या? नहीं है। देखिए अभी नहीं है, हैं? अब है। समान अवयव, समान समुच्चय तब वह समुच्चय कहलाता है जब पहले एक समुच्चय के समस्त अवयव बी समुच्चय में उपस्थित हो और बी समुच्चय के समस्त अवयव ए में उपस्थित हो, तब समान हो गए। मैंने यहां पर अगर डी लिख दिया ना, तो ए के तो बी में उपस्थित है लेकिन बी के ए में नहीं है ना, इसलिए समान नहीं होगा। क्लियर? ये शर्त का होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर असमान समुच्चय कहलाएंगे। क्या बोलेंगे? असमान समुच्चय। इस केस में क्या बोला जाता है? ए इज इक्वल टू बी, और यदि बराबर नहीं है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। बड़ा सिंपल सिंपल सा है, समझ में आ गया सभी को। दो परिमित समुच्चय जिसमें अवयव व संख्या समान है तथा कोटि बराबर होती है, तो उस समुच्चय को उसे समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है। आशुतोष यादव, आशु, इनने बहुत बढ़िया परिभाषा दी और काफ़ी लेंदी भी दी, लेकिन आप इसी परिभाषा को और शार्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप केवल ये बोलेंगे कि दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते यदि पहले समुच्चय के समस्त अवयव समुच्चय बी में हो तथा बी के भी समस्त अवयव ए में हो। बस खत्म बात। ज़्यादा माथापच्ची हमें नहीं करना है। लेकिन आशुतोष यादव ने भी जो परिभाषा दी है बहुत बढ़िया दी है। ऐसे दो परिमित समुच्चय तो होना जरूरी है। ठीक है। और साथ ही साथ में बोला है कि अवयव की संख्या भी समान होना चाहिए और एक जैसे भी अवयव दोनों में होना चाहिए। चलिए ठीक है। इतनी परिभाषाओं के आधार पर हम फटाफट अब एक्सरसाइज करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, एक्सरसाइज, अच्छा और भी परिभाषा है, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे इन सारी परिभाषाओं को, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में ये परिभाषा का विवरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की परिभाषा पढ़ेंगे। अब एक्सरसाइज 1.2 1.2 आप बुक अगर है आपके पास में तो बुक ओपन कर लीजिए और फटाफट इसके आंसर दीजिए।
निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय है? रिक्त, गप नहीं मारना है, ठीक है, अनुमान नहीं लगाना है, फटाफट आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए। जितनी भी बातें अभी तक हमने की है ये सारी बातें अगर आपको मालूम है, और मेरे ख्याल से कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, क्या कब से स्टार्ट होगा भाई? रितेश यादव कब से स्टार्ट होगा, क्या बोल रहे, क्या कब से स्टार्ट होगा? गुड इवनिंग सर, क्या कब से स्टार्ट होगा? ठीक है, रितेश यादव क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में नहीं आया। ठीक है, हाँ ठीक है, आपसे आंसर चाहूँगा मैं 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। रिक्त देखना है, इसमें एक भी अवयव नहीं रहना चाहिए। मैं यहाँ पर समुच्चय पहला फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये इक्वल टू 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम संख्या है। और ऐसी कौन सी विषम संख्या है जो 2 से विभाजित होती है? कोई भी नहीं है ना, कहाँ है? रिक्त हुआ क्या? आपको अगर आंसर देना चाहते तो ऐसा बोलिए, यस, फर्स्ट का यस, रिक्त है क्या? यस, ठीक है, और नहीं है तो फिर सेकेंड का नो, ऐसा आंसर देना है, यस और नो, लेकिन उसका नंबर भी तो होना चाहिए सामने। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पहले का आंसर है या दूसरे का आंसर है? कब से स्टार्ट होगी सर? क्या है, रितेश यादव अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे, क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, साइंस कब से स्टार्ट हो रही? कौन सी साइंस? 11-12 की बात कर रहे हैं, तो अभी 8:30 बजे से है, ठीक है, चलिए ठीक है। पहला क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा, एक भी अवयव नहीं आना चाहिए, तो हाँ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अच्छा। दूसरा, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। सेकंड, मेरे को ये बताइए भाई, पहले तो होगा या नहीं होगा? सेकंड का आंसर फटाफट बताइए मुझे। एक का यस है, बहुत बढ़िया। नेहा यादव, नैना, फटाफट बताइए ताकि अपन पूरे क्वेश्चन कर पाए इस एक्सरसाइज के। थोड़ी सी लेट भी हो जाएगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सरसाइज पूरी करेंगे। अब सेकंड का आंसर चाह रहा हूं मैं, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। ये मनोहर बिरुआ यस बोल रहे हैं, लेकिन किसका आंसर है ये नहीं बताया। सेकंड का आंसर बताइए फटाफट। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर एक वीडियो बनाइए, ऐसे वीडियो नहीं, अपन एक तरफ से चलेंगे, ठीक है, एक वीडियो में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन पूरा पढ़ेंगे, एक तरफ से पढ़ेंगे, एक वीडियो में नहीं होता, ठीक है। क्या सेकंड का आंसर तो बताइए मुझे। सेकंड नो, सेकंड यस, सेकंड नो। देखिए पहली बात तो क्या बोला? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? बी इज इक्वल टू, मान लिया जाए अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता, खुद का और एक का भाग जाता है केवल। तो 2 अभाज्य में आता है, 2 को अभाज्य की श्रेणी में रखा गया है, इस बात का याद रखना। 7 और डैश 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 कंटिन्यू। देखिए अभाज्य संख्या तो ये है, अभाज्य सम अभाज्य संख्या। आपको ये बता दूं कि जो 2 है ना, एकमात्र सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, बाकी कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती है। इसका मतलब बी में क्या आएगा? 2 आएगा, जो दोनों कंडीशन को संतुष्ट करता है। और 2 का आंसर क्या रहेगा? नो रहेगा। बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही है। सोनू सोलंकी सही है आंसर, रेशु कुमार सही है आंसर। 2 यस क्यों बोल रहे हैं? नो आएगा ना। सेकंड यस क्यों बोल रहे हैं भाई? ये तो गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। यस नहीं है, नो है, नो, सेकंड का नो। पहले तो सबके आंसर सही थे, फिर बीच में कुछ लोग गड़बड़ करने लगे। मोहम्मद नासिम, ठीक है, चलिए ठीक है। तो सेकंड क्या रहेगा? नो। ये रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें एक अवयव है, एक प्राकृत संख्या है। देखिए तीसरा, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लगातार एक एक करके, क्योंकि 2 चीजें एक साथ में दी है। जो 5 से छोटी है, 5 से छोटी 1, 2, 3, 4 होगी, और 7 से बड़ी है 8, 9, 10, 11। कहीं पर किसी का मैच ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। वो वही बात हो गई ना कि डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने बोला कि भाई मैं ये टेबलेट दे रहा हूँ और इसको खा लोगे तो तबीयत आपकी सही हो जाएगी। तो फिर कब खाना है भाई वो टेबलेट, कब खाना है? तो डॉक्टर बोलते हैं अच्छा एक काम करना, आप सोने के बाद और जागने से पहले खा लेना। सोने के बाद खा नहीं सकते, जागने से पहले मतलब सोए ही थे तो टेबलेट नहीं खा पाएंगे। सेम ऐसी कंडीशन दे दी है यहाँ पर। 1 से 5 से छोटा
और 7 से बड़ा तो कोई भी संख्या नहीं होगी, यानी कि रिक्त समुच्चय है। सी इज इक्वल टू रिक्त समुच्चय है, यस। ठीक है। y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। मैं इसका आंसर जानना चाह रहा हूं भाई, ये थर्ड के आंसर क्या आ रहे हैं आप लोगों के? नो। ठीक है, नो क्यों है? थर्ड के आंसर नो क्यों बोल रहा है? यस बोलिए ना आप। नो क्यों है? प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातें दी है जनरली, सामान्यतः प्राकृत संख्या, इसमें तो 3 बातें बोली है। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 है, ये प्राकृत संख्या है। ठीक है। अब 5 से छोटी और 7 से बड़ी, भाई 5 से छोटी तो 1 2 3 4 हो जाएगी, और 7 से बड़ी मतलब 8 9 10, तो दो तीनों का कहीं पर मिलापा ही नहीं है ना, तो खाली है। 4 का आंसर फॉल्स। 4 का आंसर जानना चाह रहा हूं भाई मैं। 4 का आंसर बताइए जरा फटाफट। क्या 4th का आंसर जानना चाह रहा हूं मैं? किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या कोई उभयनिष्ठ बिंदु? अगर उभयनिष्ठ बिंदु है तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अगर नहीं है, सर आप मैथ्स अच्छा पढ़ाते मनोज यादव, धन्यवाद भाई। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना भी है उसी शिद्दत से। ठीक है, पसंद आ रही वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी शिद्दत से आपको पढ़ना भी है, तभी अच्छा पढ़ाने का में सफलता मिलेगी। और आपकी सफलता ही टिस्टेक की सफलता है। अपना स्लोगन भी है यही वाला है ना, आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, योर सक्सेस इज और एम। ठीक है, आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। चल ठीक है। 4th का नो। एक समांतर रेखा बनाई, दूसरी समांतर रेखा, कोई भी दो समांतर रेखा एक दूसरे को कभी किसी बिंदु पर काटती, और जब नहीं काटती तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। सी इज इक्वल टू रिक्त। रिक्त मतलब रिक्त समुच्चय है। 4th का यस। या मैं बता रहा हूं ना आपको, कुछ लोगों के यस नो में कंफ्यूज हो रहा है। भाई रिक्त है तो यस बोलना है, कई बच्चे क्या है रिक्त है तो नो बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जरूर कन्फ्यूजन, सही आंसर देने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन गड़बड़ आंसर वो ऑटोमेटिक हो रहा, तो ऐसा हो सकता है। देखिए, दो समांतर रेखा का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, एक भी बिंदु पर नहीं काटता ना। और कोई अगर बोलता है कि सर एक रेखा और उसी के ऊपर दूसरी रेखा जा रही है, तो इसको समांतर नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? संपाती बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखना, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। संपाती मतलब एक रेखा, सरल रेखा, और उसी के ऊपर से दूसरी सरल रेखा अगर जाती है तो इसको संपाती बोला जाता है, समांतर नहीं बोला जाता, संपाती। ठीक है, संपाती बोला जाता है। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया और आप लोगों के बड़े एक सेटिस्फाइड आंसर भी है। ठीक, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? देखिए, परिमित को, अगर परिमित है तो आपसे मैं यस जानना चाह रहा हूं, यस। और अपरिमित अगर रहेगा तो आपका आंसर आना चाहिए परिमित, आपका आंसर आना चाहिए नो। ठीक है, ऐसा टाइप करना है आपको, लेकिन इसके सामने फर्स्ट सेकंड का लिखना है। जैसे फर्स्ट तो यस या नो लिखना है। आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि नो लिखा है मतलब परिमित नहीं है, अपरिमित है। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में। वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में कितने महीने होते हैं? गिन सकते क्या आप? गिन सकते क्या? अगर गिन सकते तो परिमित, और नहीं गिन सकते तो अपरिमित। गिन सकते क्या? हाँ गिन सकते हैं। शिवांक तिवारी 12th क्लास कब होगा? तो 12th क्लास अल्टरनेट डेज में होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। वर्ष के महीनों का समुच्चय बताइए फटाफट। 12 महीने होते हैं ना, तो परिमित है ना, हमने बता तो दिया कितने सदस्य है इसमें, 12 सदस्य है, तो परिमित। और आंसर भी आ रहा है इसके, रेशु कुमार, दिनेश कुमार, यस यस नो, हाँ 1। ठीक है, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर चाहिए मुझे। जितेंद्र कुमार 1 का यस, बढ़िया। अच्छा ये बताइए परिमित है कि अपरिमित है? 1 2 3 डैश 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 4 5 6 7 8 9, कितने अंक है ये? कितनी संख्या है? नहीं मालूम, नहीं मालूम है क्या? मालूम, गिन ही नहीं पा रहे हम। जब नहीं गिन पा रहे तो अपरिमित। अपरिमित क्या है? अपरिमित। सेकंड का नो, बहुत बढ़िया। रंजू, इनका सबसे पहले आंसर आया नो। ठीक है, सेकंड का नो, रंजू जानी, हाँ ठीक है।
सेकंड का नो दिनेश कुमार, जितेंद्र, ये भाई जितेंद्र कुमार यस नो लिखा है, मुझे नहीं मालूम कि कौन से का आंसर दे रहे हैं आप, ठीक है। मनोरंजन कुमार नो, ठीक। टाइम वैसे हो गया लेकिन अपन पूरी एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, एक से ये नो परिमित नहीं है, मतलब अपरिमित है ये, ठीक है। ये परिमित है क्या? 100 तक बिल्कुल परिमित है। तीसरा यस, बहुत बढ़िया। मनोरंजन कुमार ने आंसर दे दिया भाई थर्ड का। 1 से 100 तक परिमित है ना, बता सकते हैं कि 100 अवयव है इसके अंदर। 100 से बड़े धन पूर्णांकों की का समुच्चय 101, 102, 103, 104 चलते जाएगा, गाड़ी कभी खत्म नहीं होगी और इसको हम नहीं गिन पाएंगे। 100 से बड़ी संख्या कितनी होती है? 101, 102, 103 अनंत तक होती है, इसलिए क्या होगा? अपरिमित होगा, ठीक है। अपरिमित, और ये परिमित प लिख देता हूं मैं बस, अपरिमित, अपरिमित, अरे परिमित, ठीक। 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य ऐसी संख्या जो जिसमें खुद का और केवल एक का भाग जाता है, बाकी किसी का भी संख्या भाग नहीं जाता है। कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं सर? रोहित कुमार एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी के बाहर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा बेसिक इतना तरीके से हमने पढ़ लिया कि बाकी के भी क्वेश्चन, बाकी के बुक के भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य बिल्कुल गिन सकते हैं हम, लिस्ट बना लीजिए, 2, 3, 5 है ना, 7, 11 ऐसे आप बना सकते हैं, जो कि अभाज्य संख्या है, तो 99 तक हम गिन सकते हैं। चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। सेम क्वेश्चन, अपरिमित, अपरिमित रहेगा और परिमित रहेगा। परिमित में आपका यस आंसर आना चाहिए, अपरिमित में नो आना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये एक अक्ष है, ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया, ये वाय अक्ष है। एक अक्ष के समांतर सर जी 12 का मैथ कितने बजे से होगा? वही क्वेश्चन अल्टरनेट डेज में होगा, मंडे से स्टार्ट हो रहा, 12th क्लास का मंडे से स्टार्ट हो रहा। सभी को बता देना, ठीक है, सभी को बता देना भाई अपने दोस्तों को। और 5 यस, अच्छा 5 तक पहुंच गई क्या बात? नेहा यादव 5 का यस, पहले का नो। अच्छा ये बताइए, एक अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ये बनाते जाइए ना, एक अक्ष के समांतर जितनी बनाना चाहे। कौन मना कर रहा आपको? अनंत। अनंत मतलब अपरिमित, अपरिमित है ये, ठीक है, इसको मैं अपरिमित लिख रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, हमें मालूम है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, हमने सदस्यों को गिन लिया, और गिन लिया तो परिमित हो जाएगा। उन संख्याओं का समुच्चय जो 10 के गुणज हो, 5 किसके 5 के गुणज हो। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 10 50, 5 11 55, 5 5 के प्लस प्लस करते जाइए, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन 5 के गुणज खत्म नहीं होंगे, इसलिए क्या होगा? परिमित होगा, ठीक है। अपरिमित, सॉरी, ये क्या होगा? अपरिमित होगा। 5 के गुणज अनंत हो गए, ठीक है। 5 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 11 12 बार, 13 बार, 14 बार। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। मैं फोर्थ का आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपसे आंसर जानना चाहूंगा, ठीक है। तब तक मैं 5वें का बता रहा हूं। मूल बिंदु ए एक्स और वाई। चौथे का आंसर आपसे जानना चाह रहा हूं, भाई ये मूल बिंदु है, से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ये बिंदु है ना, मूल बिंदु, यहाँ से वृत्त कितने जा सकते हैं? एक बना दिया, ये दूसरा बना दिया, ये तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया। कौन मना कर रहा है आपको? जितने बनाना है उतने बनाइए। अपरिमित कितने वृत्त बना सकते? अनंत बना सकते, जितने बनाना है वो बड़े बनाना चालू कर दो, ये बना दो अनंत, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित। अच्छा चौथे का आंसर आएगा किसी का? चौथे का जानना चाह रहा हूँ मैं, नो। क्या नो क्या है? नो मतलब अपरिमित। परिमित है या अपरिमित? अगर परिमित है तो यस बोलिए, अपरिमित है तो नो बोलिए। आशुतोष, आशु यस यस यस, और किसी का आंसर आया फोर्थ का नो 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 नो। नो वाले भी बहुत है, और नो वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ना, और
यस वाले कम दिखाई दे रहे। परिमित मतलब यस और अपरिमित मतलब कहने का मतलब फोर्थ क्वेश्चन को आप अपरिमित बोल रहे हैं, पांचवे का नो। देखिए ध्यान देना इधर, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं हम तो नहीं गिन पा रहे, हम नहीं गिन पा रहे, लेकिन क्या गिनना चाहे तो नहीं गिन सकते? क्या गिनना चाहे तो क्या नहीं गिना जा सकता? बिल्कुल गिना जा सकता है। इसके सारे आंकड़े हमें मालूम है, शेर कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं, ठीक है। थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा तो लग रहा है, लेकिन सीमित है ना, ये सीमित है, अनंत नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ये परिमित की कैटेगरी में आएगा, गिन सकते, मतलब संभव तो है, कोशिश करें तो संभव है, इसलिए क्या होगा, परिमित होगा, ये याद रखना। अनंत नहीं है, मतलब ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कहीं से आंकड़े वगैरह हम इकट्ठा करके इसको गिन सकते हैं, ठीक है। जानवर कौन से है ये ऐसे हम यहाँ पर गिन सकते हैं, ठीक। ये हो गई बात क्लियर। तो याद रहे कि चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, समुच्चय है ना। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि शेर कितने हैं, ये इक्वल टू, आपने शेर लिख दिया तो शेर चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मगरमच्छ लिख दिया तो मगरमच्छ चाहे कितने भी हो, उससे मतलब नहीं, समुच्चय है ना। तो आप कौन से जीव रहते हैं, कौन से जानवर रहते हैं, जानवर क्योंकि बात की है तो आप जानवर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये परिमित है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोर्थ, निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर से बी है या नहीं है। देखिए ए बराबर से बी कब होगा, ए के समस्त अवयव बी में होना चाहिए और बी के भी समस्त अवयव ए में होना चाहिए। ए बी सी डी क्रम इधर उधर हो सकता है, क्रम से कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना इधर, अभी आंसर देना बंद करिए, ठीक है, अभी आंसर देना बंद करिए, इधर ध्यान देना। ए के बराबर, समतुल्य नहीं, बराबर। ए के समस्त अवयव बी में है क्या, ए बी सी डी है ना, और इसके भी समस्त अवयव इसमें है, तो ये बराबर होगा। आई ना बात समझ में। आर्डर इधर उधर हो सकता है, क्रम इधर उधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। 4 8 12 16, इसमें 12 नहीं है ना, इसमें 12 नहीं है और इसमें भी 16 नहीं है। ए के समस्त अवयव बी में नहीं है, बी के तो फिर आगे देखना ही नहीं है कि बी के इसमें है या नहीं है, ठीक है ना। 2 4 6 8 10 और सम धन पूर्णांक जो 10 या 10 से कम है, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए सम की बात की है, धन पूर्णांक 2 4 6 8 10 जो कि 10 या 10 से कम है, तो इतना ही तो होगा, और यहाँ पर भी इतना ही लिखा है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये हो सकता है कि सारणीबद्ध रूप में दिया हुआ है और ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। तो इसको प्रदर्शित करने के 2 तरीके हैं, हमने पहली क्लास में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो आप उसको देख लेना, पहला वीडियो, उसमें पूरी एक एक बात बताइए। ये बराबर है क्या, हाँ है ना बराबर, क्यों मैंने ऐसा लिख दिया है, ये क्या बराबर है, इसका भी मतलब वही है जो इसका मतलब है। एक संख्या 10 का गुणज है, इसका मतलब 10 20 10 का गुणज 30 40 और डेश 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 कंटिन्यू। और यहाँ पर 15 है जो कि इसमें नहीं है, इसके तो समस्त अवयव इसमें है। देखिए 10 20 30 और डेश डेश लगा तो 40 50 60 सब है इसमें, लेकिन इसके समस्त अवयव इसमें नहीं है, 15 नहीं है, 25 नहीं है, ऐसा। तो ये दोनों बराबर नहीं हो गए, क्लियर, ये हो गया। ए के समस्त अवयव बी में होना चाहिए और बी के भी समस्त अवयव ए में होना जरूरी है, ठीक, ये जरूरी है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, सेम वही क्वेश्चन, और कारण सहित बताना है, कारण सहित क्यों समान है। ए का 2 3 है और बी बराबर से कितना है, इसको हल करिए। एक्स सच दैट एक्स समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 का एक हल है। इसको अगर आप हल करेंगे ना तो x² प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x को हल करेंगे तो -2 और -3 आएगा, -2 और -3। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि a के समस्त अवयव b में नहीं है, इसलिए ये समान अवयव समान समुच्चय नहीं हो गए।
आई ना बात समझ में। ये वर्ग समीकरण को हल करेंगे तो -2 और -3 आंसर आ रहा, जबकि यहाँ पर ये दोनों समान है क्या, नहीं है। एक शब्द फॉलो, देखिए ये बराबर से कितना है यहाँ पर फॉलो, L 2 बार आया इसलिए एक ही बार लिखेंगे, फिर वो आ गया ये लिख दिया ऑलरेडी, और W। समुच्चय का नियम हमने पढ़ा है ना, एक अवयव एक बार आ गया, रंजू, जानी, विकास -2 -3 बहुत बढ़िया, ठीक है। रोहित 4th नंबर, क्या 4th नो, अच्छा पिछले का ही आंसर दे रहे हैं अभी, ठीक है ठीक है। सेकंड का हाँ है, ठीक है। अभी देखते हैं हम, देखिए वो 2 बार आ गया तो एक ही बार लिखना है आपको। और ऐसे B = क्या आ रहा, W, O, L और F। देखिए F इसमें भी है इसमें भी है ना, ये हो गया दोनों में है, O भी दोनों में है, L भी दोनों में है और W भी दोनों में है। इसके समस्त अवयव इसमें है, इसके समस्त अवयव इसमें है, इसलिए क्या हो गए, दोनों समान समुच्चय हो गए। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान समुच्चयों का चयन करना है। आप एक तरफ से देखते हुए चलिए, 2 4 8 12 है क्या कहीं पर, 2 4 8 12 नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, 2 4 8 12 सारे के सारे अवयव होना चाहिए, किसी में नहीं है। बी में 1 2 3 4 1 2 3 4 ये इसमें है ना। देखिए 1 2 3 4 और इसमें भी 1 2 3 4, इसके समस्त अवयव इसमें, इसके समस्त अवयव इसमें है। तो कहने का मतलब बी और डी क्या है, दोनों बराबर है। चलिए ठीक है, ये भी चेक हो गया हमारा, ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, ये तो हमने चेक कर लिया। -1 1 और 1 -1, आप बहुत बढ़िया। ई के समस्त अवयव जी में है और जी के भी समस्त अवयव ई में है, ठीक है ना। 0 ये और यहाँ 0 1 लिखा है, तो F और H नहीं है, तो ये 2 आंसर हो गए इसके। B बराबर से D है और E बराबर से G है। E बराबर से G है, बहुत बढ़िया राजू, ज्ञानी सही है। E बराबर से B बराबर से D भी, ये भी सही है भाई। किस कौन है, आशुतोष यादव, ठीक है, आशुतोष बहुत बढ़िया, ठीक। और संजय प्रताप EG, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़े तेज़ी से आंसर दिए और मैक्सिमम लोगों के सही आंसर है। यही बड़ी बात है कि बाय सर कि आपने बेसिक अच्छे से समझा, तो एक्सरसाइज ऑटोमेटिक आपकी बनते चली गई है ना। और बेसिक ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर एक्सरसाइज, कई बच्चे क्या है वो एक्सरसाइज दिखी तो एक्सरसाइज पर ही टूट पड़ते हैं, ठीक है ना, तो गड़बड़ है वो मामला। बेसिक आपका पूरा स्ट्रांग होना चाहिए, जब बेसिक स्ट्रांग है तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे और नई क्लास के साथ, बेसिक के साथ। अगली क्लास में 1.3 पढ़ेंगे और मैथ्स को एंजॉय करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।